बहुत बहस भी चलती है, एक आर्टिस्ट को पॉलिटिकल होना चाहिए या ए पॉलिटिकल होना चाहिए, क्योंकि अरे तो एक्टर हो ना, एक्टिंग करो। और जब बिकॉज हम एक्टर हैं तो हम नहीं बोल सकते क्या? ये ओटीटी वाली फिल्म है, ओ ये तो सिनेमा वाली फिल्म है। एक बार फिल्म देखनी है तो मैं वो फिल्म देखूंगा जहाँ बहुत सारा कुछ हो, मुझे बहुत से फॉरेन लोकेशन दिखे हैं, बड़ा साउंड, बड़े स्टार्स। तो कभी कभी ये सोच इन्फ्लुएंस करती है लोगों को। प्रॉब्लम क्या है? इट्स ऑल अ नंबर गेम। सलमान खान जो है वो उस लेवल का एक्शन नहीं करेंगे तो पब्लिक बोलेगा अरे हम तो ये देखने आए थे, तुमने तो किया नहीं भाई। ज़रा उन्होंने कोशिश की थी एक दो फिल्में करने की, वो चली नहीं, तो एक और प्रॉब्लम आता है कि मैं ट्यूबलाइट कर लूँ, तो वो उस लेवल के स्टार होते हैं जब 200-500-600 करोड़ आपके पीछे बैकिंग है, तो एक इकोनॉमिक सेफ्टी नेट लेके चलते हैं कि नहीं भाई उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। नसीर साहब ने ये कहा था कि कमर्शियल फिल्म के लिए मेरे पास कोई टिप्स नहीं है, मुझे नहीं पता कमर्शियल फिल्म की एक्टिंग कैसे करते हैं, शाहरुख इसके लिए सबसे सही इंसान है। एकदम रियलिस्टिक फिल्म नहीं थी हैप्पी न्यू ईयर। अभी छावा आई, वो अपने रिलीजियस एंगल की वजह से उसमें लोग दो धड़ों में बट गए। एनिमल आई, उसमें मैस्कुलिनिटी पर जो बात हुई थी उसकी वजह से लोग दो धड़ों में बट गए। लेकिन सच बोलने का वक्त होता है ना। बट ही सेड जावेद स्टार बनने के लिए ना एक कोई स्टाइल चाहिए। शाहरुख ने बोला वो बहुत सही बैंग ऑन था, बिकॉज आप ले लीजिए सारे स्टार्स, हमारे पास इतनी चॉइस नहीं होती, हम उतना ही काम कर सकते हैं जितना हमारे पास आता है। अब मैं बोलूँगा मुझे ये नहीं करना तो मैं बैठा रहूँगा 2 साल 3 साल। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। एक फिल्म आ रही है इन गलियों में जो हमारे आसपास के समाज के कई मसलों पर, कई मुद्दों पर बात करती है और काफ़ी गहराई से बात करती है। फिल्म का ट्रेलर मैंने देखा है। हमारे साथ फिल्म की टीम मौजूद है। हमारे साथ जावेद जाफरी जी हैं, विवान है, फिल्म के डायरेक्टर अविनाश जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। थैंक यू। मैं फिल्म पे आऊँ, लेकिन जावेद सर उससे पहले मैं आपकी सॉक्स पे बात करना चाहूँगी। आई लव्ड इट। आपने कैसे ये न्यूट्रल टोन के साथ एक पॉप ऑफ कलर ऐड किया है, ये मतलब आपके स्टाइलिस्ट ने बताया, आपकी बेटी ने बताया, या आपने खुद डिसाइड किया? मैं खुद ही करता हूँ और मैं कॉलेज के ज़माने से मुझे अच्छा लगता है। हाँ? थोड़े कलरफुल सॉक्स एक थोड़ा तोड़ देते हैं, हाँ? तो अच्छा लगता है। एक बहुत पुराने कलाकार थे जिनसे एक तरह से मैं इंस्पायर होता है, फ्रेड एस्टेयर। तो वो कलरफुल सॉक्स पहनते थे क्योंकि वो पैर के मूवमेंट को हाईलाइट करने के लिए वो सॉक्स को, जो बाद में माइकल जैक्सन ने भी किया, वो शाइनिंग सॉक्स पहनते थे, वाइट सॉक्स, क्योंकि आपके लेग्स के मूवमेंट दिखते हैं। तो मुझे कलरफुल सॉक्स अच्छे लगते हैं, रंग अच्छे लगते हैं। रंग तो एक तरह म्यूटेड है तो थोड़ा सा रंग कहीं। आई ऑल्सो लव कलरफुल सॉक्स और मैं बहुत देर से देख रही थी, मुझे बहुत पसंद आ रहा था, मुझे लगा मैं आपसे पूछूंगी। Everything you wanted to know about socks but were afraid to ask. करेक्ट। What socks? यस, फिल्म पे आते हैं। आपसे सर मैं ये पूछना चाहूँगी, आपकी फिल्म ना सौहार्द की बात करती है। जो किरदार है जावेद जी का, वो भारतीय मुसलमान होने की अपनी आइडेंटिटी को बहुत प्यार से सामने रखता है। वो प्रणाम वालेकुम बोलता है। विवान का जो किरदार है, वो जब रोता है तो कहता है क्यों मर्द रो नहीं सकते हैं क्या? ये समाज की मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से आपने किरदार लिखे थे, ये आपका दखल है उन परिस्थितियों में, या सिर्फ एक एंटरटेनिंग फिल्म आपको बनानी? ये कुछ अच्छे सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है ये। बहुत ही। बेसिकली इस सिनेमा की राइटिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो राइटिंग की जो हिंदी वाली रवायत है ना, उस खानदान से आते हैं। पुनर्वसु राइटर है, उनकी कहानियाँ उनके स्वर्गीय पिता की 3 कहानियों पे ये फिल्म बेस्ड है। तो जब वो कहानियाँ लिखी गई थी 90s के दौर में, तो समाज कुछ इसी तरफ आ रहा था जिसका विकराल रूप आज सामने हम देख रहे हैं। तो उस समय के लिए 92 दिसंबर के बाद के लिए वो कहानियाँ बड़ी महत्वपूर्ण थी। और आज जो 2014 के बाद की परिस्थितियाँ हमारे देश में, हमारी ये फिल्म उसके लिए बहुत प्रासंगिक है। तो बेसिकली एक अच्छी कहानी इस समय में कहने के लिए हमको मिल गई, और हमको खुशी हुई कि एक बहुत ही साहसी प्रोड्यूसर हमें मिल गया, जो इस फिल्म में, जो एक सच्ची नीयत से बनाई गई फिल्म है, उसमें पैसे लगाने को तैयार था। मैं शुक्रगुजार हूँ विनोद यादव जी का। ऐसे लोग मिलते नहीं आज की तारीख में। तो बस यही बात है ना। और दखल तो क्या होता है, सब मिल करके एक अच्छा बगीचा लगाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तमाम लोगों का उसमें सहयोग है जो इस फिल्म से जुड़े, है ना। जावेद साहब से लेकर के एक स्पॉट बॉय तक, सबको मैं सैल्यूट करता हूँ। जावेद जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि इस पे बहुत बहस भी चलती है, एक आर्टिस्ट को
पॉलिटिकल होना चाहिए या ए पॉलिटिकल होना चाहिए? क्योंकि मुझे याद आता है पार्टी फिल्म का एक सीन है, वो 5-6 मिनट लंबा सीन है, गोविंद निहलानी जी की। ओमपुरी साहब हाँ, का वो सीन है, उसमें अमरीश पुरी जी भी हैं और वो पूरा ना वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि आर्ट को पॉलिटिक्स से कनेक्टेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसमें ओमपुरी जी कहते हैं कि अगर पॉलिटिकली कमिटेड नहीं है आर्टिस्ट तो उसकी आर्ट का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता है। आपका क्या से है इस मसले? देखिए, कई बार मुझे सोशल मीडिया पे भी लोगों ने, जब मैंने किसी चीज़ पे कमेंट किया ट्विटर पे वगैरह, अरे तो एक्टर हो ना, एक्टिंग करो, तो ये तो कोई बात ही नहीं ना, फिर आप मतलब मुझे वोट भी नहीं करना चाहिए। हाँ। अगर टेक्निकली आप ये बात कर रहे हैं कि आप एक्टर हो, एक्टिंग करो, ये क्या बात है? आप पॉलिटिक्स में क्यों बात कर रहे हो? भाई पॉलिटिक्स तो हमारी ज़िंदगी की हर पहलू से जुड़ा हुआ है। आप क्या खाते हैं, रहते हैं, प्राइस, ये एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। आप जो आपके रूल्स बनेंगे, आपके लॉज बनते हैं, आपकी पॉलिसीज़ बनती हैं, वो हमको अफेक्ट करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। सो यू कैनॉट बी डिसजॉइंटेड कि भाई आपका पॉलिटिक्स क्या मतलब। यस, और फिल्म भी लाइक ऐसा सेड एक थाली है, उसमें आप कभी कभी प्योर एंटरटेनमेंट देते हैं, मतलब ठीक है मजाक करो, टाइम पास करो, धमाल जैसी फिल्म बना ली। कभी कभी आप कुछ बात कहना चाहते हैं, जैसे राजू हिरानी साहब हैं, वो हमेशा अपनी फिल्म में कुछ बात कहने की कोशिश करते हैं, एजुकेशनल सिस्टम हो, मेडिकल सिस्टम हो, धर्म के बारे में बात करनी हो। सो ये एक जिम्मेदारी होती है फिल्म मेकर की कि ऑफकोर्स हम एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से, हमको कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनानी। इससे डॉक्यूमेंट्री और फिल्म में फ़र्क है। फिल्म इज़ अ फिक्शनलाइज्ड एंटरटेनिंग वर्जन ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन। तो अब उसको आप किस तरह से दिखाना, तो आई थिंक जो आप कह रही हैं कि पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट नहीं, कभी कभी जब ज़रूरत पड़ेगी किसी कहानी में तो आप करिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है नहीं रिक्वायर्ड है। तो ऐसा नहीं है कि हर फिल्म में ही होना चाहिए, बट फिल्म का मतलब ये है ना कि कभी मैंने ये देख लिया और फिल्म मेकर ने बोला कि आप थोड़ा सोचिए इस पर, मैंने कुछ बात कही है, और कभी आपने कहा कि कुछ मैंने हंसी है, बस कुछ नहीं, टाइम पास, आप एक्शन देखिए, बस आप ठीक है एंजॉय करिए। तो किसी एक को गिराने से मकसद नहीं है, लेकिन हर एक का जगह होनी चाहिए, हर एक की जगह और हर एक का एक मकसद होता है फिल्म का। तो आई थिंक वी कांट बी पॉलिटिकली डिस्कनेक्टेड, ये तो सवाल ही नहीं होता। आई मीन डजंट मेक सेंस। मतलब हम, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर पहलू से हम पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं, एवरीथिंग इज अफेक्टिंग अस, तो हम क्यों ना बोलें उसके बारे में। मतलब जब बिकॉज हम एक्टर हैं तो हम नहीं बोल सकते क्या? मतलब एक तो फिल्म की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जो हर बार मैं कहता हूँ कि ख़ास तौर से हमारे मुल्क में, बिकॉज अब रिपीट नहीं करना, बट क्योंकि आपसे मैं पहली बार बात कर रहा हूँ कि सिनेमा का मकसद, मैंने ये 95-96 में कहा था कि हिंदुस्तान के लोगों को दो चीज़ों से बहुत लगाव है, एक है माँ और एक है सिनेमा। सिनेमा एक दूसरी माँ है, जिसकी गोद में पल कर इंसान एक हद तक कल्चरली सोशली बनता है, उसके वैल्यू सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया जाता है। सो आई थिंक सिनेमा की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप क्या कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं। सो आई थिंक इट्स, फॉर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ख़ास तौर से हमारे मुल्क में, बिकॉज बिलीव करते हैं कि क्या हो रहा है, उनको लगता है ये सच हो रहा है। और जब हम हिस्टोरिकली या पॉलिटिकली रिलेवेंट कुछ बात करते हैं तो उसको हमको बहुत ही सही तरीके से दिखाना है, न कि ये कि एक तरफा, बिकॉज फिर वो जो देख रहा है उसको लगता है यही है सच, और वो सत्य को समझ के, वो समझता है और उसके दिमाग में वो बात बैठ जाती है। तो ये सिनेमा की जिम्मेदारी है जी। विवान, आप जब कोई भी प्रोजेक्ट चुनते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने इस फिल्म के लिए यहाँ कहा, क्या चलता है आपके दिमाग में? आप, क्योंकि आपके घर में दो ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी पूरी उम्र दी है इस फील्ड को, तो क्या उनसे राय लेते हैं या आपका ही से होता है आपको क्या करना है, कैसे करना है? हाउ डज इट वर्क फॉर यू? एक्चुअली उनसे राय अभी नहीं लेता हूँ, दिस थिंग मैं कोशिश करता हूँ इंडिपेंडेंट रहने का, क्योंकि अभी मैं 35 का हो गया हूँ, तो अभी कब तक मैं अपने पेरेंट्स से राय लेता रहूँगा? अपनी खुद की भी एक सफ़र शुरू कर चलानी है। तो और वो बहुत खुश हैं इस मामले को लेकर के कि मैं ज़्यादा तंग नहीं करता हूँ, उनको परेशान नहीं करता हूँ। लेकिन क्या है कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एक अभिनेता हमेशा फिल्म नहीं चुनता है, फिल्म अभिनेता को चुनती है कई बार, और मेरी ज़िंदगी में तो ज़रूर ये रहा है, और कि मैं फिल्म हमें चुनती है। और मैं बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे इस फिल्म करने का मौका मिला, जो बहुत ही मेरे दिल के करीब है और बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस रहा ये फिल्म बनाने का मेरे लिए। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है ये फिल्म। ओके। अभी कुछ दिन पहले ही आमिर ने बोला कि जो पहले लोग थिएटर्स में जाते थे फिल्म देखने के लिए, तो वो ना चिपके रहते थे, ऐसे सीन्स देखते थे तो स्क्रीन से चिपके रहते थे।
अब क्या हो गया, सबकी जेब में मोबाइल हो गया है, हम वर्ल्ड सिनेमा से कनेक्टेड हो गए हैं और हमारा जो टाइम स्पैन है ना वो भी बहुत कम हो गया है। तो ऐसे में एज ए डायरेक्टर जब आप एक फिल्म बना रहे हैं, एक फिल्म मेकर के तौर पे आपके सामने क्या चुनौतियां आती हैं फिल्म बनाते समय, कि आपको ऑडियंस को कनेक्टेड भी रखना है कि भाई वो अपने मोबाइल में वापस ना घुस जाए, वो क्या क्या चुनौतियां हैं एज अ फिल्म मेकर? नहीं, देखिए क्या है कि मोबाइल जो है आज के ज़माने का सच है, और मोबाइल ने समाज को बहुत सारा एक्सपोजर दिया है। मोबाइल ने जगह जगह गांव-गांव में स्टार्स बनाए हैं, है ना, जो लोग अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे बड़े पैमाने पर, वो अब बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इस दौर में हमारे सिनेमा का क्राफ्ट बदलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आज फिल्में देखने लोग जाते नहीं हैं, फिल्में देखने लोग जा रहे हैं। बहुत सारी फिल्में हिट भी हो रही हैं। साउथ का सिनेमा नए तरीके से इमर्ज कर रहा है। हमको अपनी कहानी कहने की कला को उनके साथ कदम ताल मिलाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब रील्स में लोग जो हैं वो ज़्यादा इंगेज होने लगे हैं। आप 3-4 सेकंड के बाद आप स्क्रॉल कर देते हो अगर मज़ा नहीं आता है। तो सिनेमा में हमारी चुनौती यही है कि हमारी कहानी लगातार कैसे इंगेज रखे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, पिछले दिनों एक स्क्रीनिंग थी मुंबई में, लोगों ने कहा कि यार फिल्म कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई पता ही नहीं चला। तो मुझे लगा कि ये मेरी जीत है, कम से कम मैंने इस किस्म से लोगों को बांधे रखा है इस फिल्म में। देखिए जी कि अटेंशन स्पैन ये जो आप कर रहे हैं वो कम हो गया है, क्योंकि ये इतना हो गया है। हाँ। तो इन अ वे ये चैलेंज फिल्म मेकर को होता है, एंड इन अ वे इट्स पॉजिटिव ऑल्सो, कि आप अपनी कला को किस तरह से और फाइन ट्यून करें ताकि अटेंशन हट ना पाए। तो उसके लिए और यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स हम कहते हैं अंग्रेजी में, तो वो इट्स गुड इन एक तरीके से। लेकिन जैसे आपने कहा कि मैं आप 2000 की बात है, लगान कब लगी थी? 2001 समथिंग लगा, ओके। मेरा बेटा कुछ 6 साल का था और उसका प्रीमियर रात को 8 बजे सन सिटी में आईफा में उन्होंने प्रीमियर किया। तो मेरा बेटा मेरे साथ था, मीज़ान 6 साल का था, और वो 8, साढ़े आठ बजे फिल्म शुरू हुई। अब उस उम्र में वो सो जाते थे 9 बजे, साढ़े 9 बजे। वो 3 घंटे 40 मिनट तक यूं बैठ के फिल्म देख रहा था। अब मैंने रियलाइज़ किया कि अगर ये फिल्म इस बच्चे को होल्ड कर सकती है तो देन इट वर्क्स। और उस वक्त मैंने बोला था यार ये तो बिल्कुल हिट है, बिकॉज अगर उसने उसको सोया नहीं हो। सो ये चीज़ें होती हैं, ये चैलेंज फिल्म मेकर को होता है कि आप अटेंशन किस तरह होल्ड करके रखें ऑडियंस का। और जैसे अविनाश भाई ने कहा, हम इसमें कामयाब रहें, एटलीस्ट हमारे एक्सपीरियंस से जो हम समझते हैं कि फिल्म आपको होल्ड कर, आप मूव करती है, आपको बोर नहीं करती। ऐसा नहीं कि आप अरे यार थोड़ा लंबा हो गया, बहुत सही पेस में चल रही है। और जहाँ ठहराव लाने की ज़रूरत है वो भी है, लेकिन पेस बहुत सही है इस फिल्म का। सो आई थिंक वी वर सक्सेसफुल। यस, एक और डिबेट चलती है आजकल, मतलब तीनों से ही ये जवाब मैं चाहूँगी, क्योंकि आप एक फिल्म मेकर के तौर पे और आप दोनों एक एक्टर के तौर पे ये बात बता। जी बिल्कुल। ये OTT वाली फिल्म है, ये तो सिनेमा वाली फिल्म है, ये जो डिबेट चलती है, ये जो कैटेगराइजेशन हो गया है, आप कैसे देखते हैं इसको? पहले आपसे नहीं आप ही बताइए। नहीं, मुझे ये बहुत अलग किस्म का सवाल। वो एक मीडियम है ना। हम एक फिल्म बनाते हैं जो थिएटर में भी आ रही है, OTT पे भी आ रही है ना। अब होता क्या है ना कि जैसे एक ज़माने में टेलीविज़न पे फिल्म आती थी, दूरदर्शन पे, है ना, जो थिएटर में आती थी दूरदर्शन पे आती थी। जी। दूरदर्शन के लिए एज सच कोई अलग से फिल्म नहीं बनी उस तरीके से। एक आध फिल्म में टेली फिल्म बनी होगी तो बनी होगी घंटे भर की। लेकिन OTT जो है वो सिर्फ इस वजह से है कि जहाँ दुनिया का सिनेमा हम देख रहे हैं वहाँ हम अपना सिनेमा भी देख रहे हैं, है ना। मेरे लिए मेरी फिल्म ये दूसरी फिल्म है जो थिएटर में रिलीज़ हो रही है। इस बीच में फिल्में और वेब सीरीज़ हमारी OTT पे भी है। ये फिल्म अगर हम थिएटर में नहीं रिलीज़ कर रहे होते तो OTT पे रिलीज़ कर रहे होते। तो मैं इसमें बहुत बड़ा फ़र्क नहीं समझता हूँ। सिनेमा सिनेमा है, कहानी मैं कह रहा हूँ। हाँ, सीरीज़ अलग चीज़ है, सिनेमा अलग चीज़ है। पर लोग ऐसे डिसाइड करने लगे हैं ना कि अच्छा ये फिल्म अब जब OTT पे आएगी मैं तब देखूंगा। नहीं, वो देखिए, आई टेल यू व्हाट उसका रीज़न है। जैसे कि इन्होंने कहा इवन वेब सीरीज OTT पे आते हैं। वेब सीरीज क्या है, को 8 घंटे का मेरे को मटीरियल मैं फिल्म में नहीं दिखा सकता। तो मुझे जब डिटेल में जाना है तो वो वहाँ OTT की ज़रूरत है, बिकॉज मैं 8 घंटे की फिल्म नहीं बना सकता हूँ। लेकिन जैसे आपने कहा कि लोगों की सोच, अब क्या हुआ, ख़ास तौर से ये इकोनॉमिकल फैक्टर बहुत बड़ा है यहाँ पे, और कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हो गया। ये लोगों को लगता है कि यार अब मैं अगर फिल्म देखने जाता हूँ, अकेले गया तो अलग बात है,
मल्टीप्लेक्स अलग होता है। जो सिंगल स्क्रीन होता है ना, वहाँ एक आदमी बोलता है कि 50 रुपये की टिकट लेके चले गए। अब वहाँ सोचेगा मैं जाऊँगा बच्चों के साथ, बीवी के साथ, दोस्तों के साथ, मेरे 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। तो आदमी को सोचना पड़ता है यार मैं 3 हज़ार रुपये महीने में एक बार खर्च करूँगा। अब मैं एक बार फिल्म देखनी है तो मैं वो फिल्म देखूंगा जहाँ बहुत सारा कुछ हो, मुझे बहुत से फॉरेन लोकेशन दिखे हैं, बड़ा साउंड, बड़े स्टार्स। तो कभी कभी ये सोच इन्फ्लुएंस करती है लोगों को कि यार ये तो हमको फिल्म हम ये देख सकते हैं, इसको तो देख लेंगे। ये इकोनॉमिक फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट, वेरी ये एक बन चुका है अभी। लेकिन कुछ फिल्में जो हैं अभी भी एक जैसे ये है, आई एम जस्ट सेइंग, अब रिसेंटली कौन सी आई थी फॉर सम टाइम प्री कोविड, लाइक बधाई हो। बधाई हो वॉज नॉट आजकल के ज़माने में बिग स्क्रीन फिल्म, बट इट वर्कड ऑन द बिग स्क्रीन। उसने उस वक्त कुछ आई थिंक 150-200 करोड़ कमाए थे। एंड सो अंधाधुन भी एक फिल्म थी, Yes. उसने भी कुछ 200 ऐसे तो न्यूटन जैसी फिल्म भी थिएटर में बहुत चली। हाँ, न्यूटन भी चली थी। देखिए, सक्सेसफुल का ये मतलब नहीं है कि कितने करोड़, हज़ार करोड़ कमाए। आपने फिल्म 10 रुपये में कमाई, बनाई, आपने 50 कमाए, आप प्रॉफिट में हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स। अगर आप 50 या 100 करोड़ की फिल्म बनाते हैं तो 100 करोड़ रिकवर करने के लिए आपको 200-250 करोड़ का बिजनेस करना पड़ता है, तब आपके रिकवर होते हैं। लेकिन अगर आपने 10 करोड़ में फिल्म बनाई और आपने 20 करोड़ बना लिए, यू इन प्रॉफिट। तो लोगों को लगता है कि 20 करोड़ बनाए, अरे भाई बनाए कितने में थी? सो ये इकोनॉमिक्स होता है। लेकिन हाँ, जो आपने कहा, ये कोविड के बाद एक काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं सिनेमा में और सिनेमा व्यूइंग में। इकोनॉमिक एक हो गया, और एक हो गया कि वक्त, टाइम, पीपल फील कि अच्छा ठीक है, ये ऑप्शंस बहुत आ गए हैं, आदत पड़ गई है अब यहाँ इसकी और OTT की। तो वो एक वक्त लगेगा कि जब जो इस तरह की जो फिल्में हमारी कि नहीं यार इसको देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं, इसका मज़ा लेते हैं सिनेमा में, इट टेक सम टाइम। अब हमारी कोशिश ये है कि इससे शायद कोई थोड़ा सा कुछ फ़र्क पड़े, कि लोगों को लगे कि ज़रूरी है ऐसी फिल्मों को भी देखना, बिकॉज ये एक इंडस्ट्री है ना, आप देखेंगे नहीं तो चलेगी कैसे? हाँ, क्योंकि देखिए ना, पुष्पा 2, जवान, पठान, ऐसी फिल्में लोग देखने थिएटर में जाते हैं, बट देन अगेन लापता लेडीज़ जैसी फिल्में देखने के लिए लोग सोचते हैं कि OTT पे आएगी तो मैं देखूंगा। तो ये सिनेमा व्यूइंग एक्सपीरियंस से भी उनको लगता है कि अच्छा एक्शन है फिल्म में और ये सब बड़े स्क्रीन पे देखने में मज़ा आएगा, ये वाला थॉट ये प्रोसेस। परसेप्शन है, एक काफ़ी हद तक है मेरे हिसाब से। आई डोंट नो व्हाट यू। नहीं, इकोनॉमिक वाला मामला बहुत सही फैक्टर है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो जावेद सर कह रहे थे, मैं भी उसके बारे में काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ उसके बारे में, कि क्योंकि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा कला का रूप है, आर्ट फॉर्म है, जो इट इज़ अ वर्किंग क्लास आर्ट फॉर्म। इट इज़ नॉट लाइक द ओपेरा जो एरिस्टोक्रेसी के लिए है, जो एक महंगी चीज़ होती है। ये आम आदमी का एक माध्यम है। और हमेशा से जब मैं 90s में जब बड़ा हुआ था, तो गेटी गैलेक्सी का ज़माना था, तो उस समय आप 50 रुपये में आपको एक कमाल की शाम मिल जाती थी। अभी वही शाम के लिए आपको 2000-3000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो उसका ये आई थिंक दिस कॉल्स फॉर लॉट ऑफ वी नीड टू थिंक अबाउट इट एज एन इंडस्ट्री। हमने फ्रंट स्टल 2 रुपये में देखा था जी। अरे हाँ भाई, फ्रंट स्टल 2 रुपये में बैठ करके सिनेमा देख रहे हैं बड़े पर्दे पे। भाई उसमें हम ये नहीं कहा, इनका तो 50, हमारा तो 10 रुपये 15 रुपये, मेरे बचपन की बात कर रहा हूँ मैं। और वही गेटी गैलेक्सी था, उसमें समोसे और आइसक्रीम, रास्पबेरी और ड्यूएट। वो आप कहाँ, रास्पबेरी और मैंगो ड्यूएट था, और चोकोबार, और 2 समोसे आते थे, और वो फर्स्ट क्लास, और फिल्म भी देख लिया आपने। तो ये जो इकोनॉमिक्स का चक्कर है ना, ये ज़रा है, इट इज़ थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। एग्जैक्टली, सोचना चाहिए एज एन इंडस्ट्री, हमें सोचना चाहिए इसके बारे में भविष्य के लिए। हाँ, करेक्ट। देखिए एक और बात है, प्रॉब्लम क्या है, इट्स ऑल अ नंबर गेम। यस। चाइना में कुछ 1.5 लाख 1,60,000 कुछ स्क्रीन्स हैं, हमारे यहाँ कुछ 12-13 हज़ार स्क्रीन्स हैं, पॉपुलेशन सेम है। तो फ़र्क क्या पड़ता है कि एक्सेस नहीं है, और जब नंबर्स होंगे तो आपका कलेक्शन भी उस हिसाब से होगा। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि कलेक्शन करने के लिए हमको 500 रुपये के टिकट रखने पड़ते हैं, 600 रुपये के टिकट, या तो 400 रुपये के टिकट। इफ़ यू ब्रिंग द नंबर्स अप, जितना नंबर बढ़ाएंगे तो आपको कॉस्ट कम कर सकते हैं ना। जैसे कि जियो बोले 50 करोड़ लोग हैं, मैं 10 रुपये लूँगा ना, हो गया मेरा काम। जहाँ 10 करोड़ हो गए तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ानी पड़ेगी आपको। सो इट्स अ बिजनेस स्ट्रैटेजी, वो हमको आई थिंक रीथिंक कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। ये बिजनेस स्ट्रैटेजी कास्टिंग्स में भी दिखती है ना फिल्म की, कि अच्छा ये चेहरा, ये एक्टर, ये स्टार हमें पैसे ला के दे सकता है, तो ये इसको हम अपनी फिल्म में कास्ट करेंगे। आज सुबह मैं सुभाष घई साहब का एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, आपने तो उनके साथ अपनी पहली फिल्म की थी। वो एक इंसिडेंट याद कर रहे थे, उन्होंने बताया कि पहले जो होता था, एक्टर्स को उनके नाम से सेट पे नहीं बुलाते थे। राम लखन के सेट पे जैसे
लखन कह के अनिल कपूर को बुलाया जाता था, उनके किरदार के नाम से उनको याद रखा जाता था। लेकिन अब क्या है ना, एक्टर को अपनी इमेज की चिंता ज़्यादा हो गई है, वो कैरेक्टर पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। आपका क्या कहना है इस पर? आपने तो पूरा वो दौर भी देखा है, आप ये दौर भी नहीं देख नहीं, देखिए चक्कर ये है, अब फ्रॉम एन एक्टिंग पर्सपेक्टिव आई थिंक आज थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, बिकॉज लोग कैरेक्टर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिज्म बनिस्बत ये कि मैं मेरा हेयर स्टाइल चेंज नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसे ही चलूँगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल? नहीं, आप देखिए ना, आई मीन इवन जैसे कि जैसे एग्जाम्पल सामने है। हाँ, अवंतिका जो है कहाँ की लड़की है और क्या किरदार कर रही है, विवान कहाँ का लड़का है, कहाँ का किरदार कर रहा है, जावेद भाई कहाँ के हैं, कैसा किरदार कर रहे हैं। नहीं तो अभी बड़ी, अभी देखिए राजकुमार राव हो गए, आयुष्मान खुराना हो गए, इवन कई फिल्में जो आई हैं, वरुण धवन थे एक फिल्म में, तो स्मॉल टाउन के बनने की कोशिश, ज़बान का चेंज करना, और जैसे कि अभी लाइक आई सेड, एक स्टार की एक इमेज अलग होती है, बिकॉज स्टार एक पॉइंट पे आके कमोडिटी बन जाता है कि नहीं ये पसंद है लोगों को, तो ये बिकता है, तो उसको यही करना पड़ेगा, नहीं तो वो बिकेगा नहीं। तो इट्स अ होल, यू गेट स्टक इन दैट कि एक बिजनेस मॉडल में कि अगर सलमान खान जो हैं वो उस लेवल का एक्शन नहीं करेंगे तो पब्लिक बोले, तो प्रोड्यूसर ये सोचता है यार नहीं उसमें रखो यार, सेफ चलते हैं। तो उसमें ज़रा उन्होंने कोशिश की थी एक दो फिल्में करने की, वो चली नहीं, तो एक और प्रॉब्लम आता है कि मैं ट्यूबलाइट कर लूँ, यू नो, तो वो किसी वजह से और फिल्म अच्छी बुरी होती है उससे होता है, लेकिन कोशिश की थी। शाहरुख ने आई थिंक किया था, इवन कौन सी फिल्म आई थी वो, अरे स्वदेश में भी अलग किया था, चक दे में किया था, दिस फैन। तो कोशिश की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब एंड ऑफ द, अरे यार लोगों को लगता है कि यार नहीं चली इस वजह से, हालांकि उस वजह से नहीं था कि शाहरुख खान ने ये रोल ऐसा नहीं, वो फिल्म में कुछ कमी होगी तो नहीं चली होगी, लेकिन वो ब्लेम नहीं यार वो देखा ना वो नहीं चलता, आप वो शाहरुख खान वैसे ही बनिए, आप वही करिए। तो वो कहीं ना कहीं जब आप उस लेवल के स्टार होते हैं, जब 200-500-600 करोड़ आपके पीछे बैकिंग है, तो एक इकोनॉमिक सेफ्टी नेट लेके चलते हैं कि नहीं नहीं भाई उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, तो उसमें जिम्मेदारी स्टार की होती है कि ठीक है मैं पैसे नहीं लूँगा, कम लूँगा, एक ऐसी फिल्म करते हैं, मैं कुछ और बन जाता हूँ, तो इतने तो कमाई लेगी, समझे आप। अगर वो स्टार बोलते हैं कि नॉर्मली अगर 50 करोड़ लेते हैं, 100 करोड़ लेते हैं, बोलते हैं ठीक है नहीं मैं 2 करोड़ में करता हूँ, और आपने 10 करोड़ में एक फिल्म बना ली शाहरुख को लेके, तो हमारे जैसे डायरेक्टर के फिर मजे ही हो जाएंगे। तो फिर क्या होता है ना कि वो कभी ना कभी मुझे लगता है कि एक जिम्मेदारी थोड़ी स्टार उस लेवल पे आके होती है कि एनकरेज करो अच्छे सिनेमा को, चलो करते हैं, ठीक है इस बजट में काम करते हैं, और अगर कमाओगे तो ठीक है मुझे दे देना, थोड़ा सा शेयरिंग कर लो, ठीक है ना। अगर आपके नाम पे फिल्म बिक रही है, तो अगर आपके नाम पे कमाई होती है तो लो आप, वाजिब है, लेकिन एनकरेज आई थिंक थोड़ा कभी कभी सोचना चाहिए कि एक इस अच्छी फिल्मों को एक्टर्स जो होते हैं कि कैरेक्टर्स बन के अच्छी कहानियों में इन्वॉल्व होकर कुछ कोशिश करें, बड़ी फिल्म भी करिए, लेकिन रेशियो वाइज चलिए साल में एक फिल्म ऐसी कर लीजिए, वो बैलेंस। हाँ। अच्छा, हम शाहरुख की बात करें, आपकी तो दूसरी ही फिल्म आपने शाहरुख के साथ की थी, और उस समय मैं किसी इंटरव्यू में पढ़ रही थी, नसीर साहब ने ये कहा था कि कमर्शियल फिल्म के लिए मेरे पास कोई टिप्स नहीं है, मुझे नहीं पता कमर्शियल फिल्म की एक्टिंग कैसे करते हैं, शाहरुख इसके लिए सबसे सही इंसान है, तुम शाहरुख से ही टिप लेना। क्या है वो वाकया, पहले तो बताइए, और फिर क्या टिप आपने ली, शाहरुख ने क्या टिप दिया? बहुत कुछ, इतना मुझे अपनी क्राफ्ट और कला के बारे में सीखने को मिला उनसे, जैसे एग्जाम्पल? जैसे कॉमिक टाइमिंग, नंबर 1 डांस, खास करके क्योंकि वो भी फिल्म एक हाइटेंड रियलिटी है, एकदम रियलिस्टिक फिल्म नहीं थी हैप्पी न्यू ईयर, स्लाइटली हाइटेंड रियलिटी पे ऑपरेट करती है, और उस दुनिया को इनहैबिट करने में शाहरुख सर ने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि जब भी वो एक अलग अलग फिल्म मेकर के साथ काम करते हैं तो वो पूरी कोशिश करते हैं उस फिल्म मेकर की दुनिया को समझने की और उसे पूरी तरह इनहैबिट करने की। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं केतन मेहता के साथ फिल्म करता हूँ तो मैं उनकी सिनेमा को समझने की और इनहैबिट करने की कोशिश करता हूँ, जब मैं रोहित शेट्टी के साथ फिल्म करता हूँ तो उनकी सिनेमा को समझने और इनहैबिट करने की कोशिश करता हूँ, और सेम थिंग विद फराह मैम। तो बहुत ही इल्यूमिनेटिंग और इंस्ट्रक्टिव प्रोसेस था उनके साथ काम करके, और वो इतने मेटिक्युलस हैं, क्या है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जब हम लोग कला की बात करते हैं, आर्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला ख्याल तो एक बॉलीवुड गाने के बारे में तो नहीं बात करते होंगे ना, हम पेंटिंग के बारे में सोचते हैं या तो साहित्य के बारे में। लेकिन जब मैंने शाहरुख सर और फराह मैम के साथ काम किया
मुझे ये एहसास मिला कि जो बॉलीवुड गाना है वो भी एक आर्ट फॉर्म है। आई मीन जो कमर्शियल चाहे हो, लेकिन वो भी एक आर्ट फॉर्म है। जो आर्टिस्ट्री और जो क्राफ्ट्समैनशिप जाती है उसमें, जो मेहनत जाती है, जो कलाकारी जाती है उसमें, वो एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि वो दे आर आर्टिस्ट्स। एंड यू नो बहुत लोग बात करते हैं कि शाहरुख सर कितने कमाल के एंटरप्रेन्योर है और गजब के स्टार और बिजनेसमैन है, लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि वो एक बहुत ही महान आर्टिस्ट भी हैं, बहुत ही महान कलाकार भी हैं। कभी सेट पे कुछ ऐसा किस्सा याद है आपको जब आपको लगा हो कि वो अपनी कला के प्रति या अपने काम जी, के प्रति कितना समय? जी कई बार उनके साथ एक्ट करते समय ये एहसास हुआ। उनका काम देखते बड़े होते हुए तो पता ही था, लेकिन जब असल में जब देखने को मिलता है तो एक अलग असर होता है उसका। तो कई बार उनका जो प्रोसेस देख करके, वो रिहर्स इतना मेटिकुलसली करते हैं, इतना मेटिकुलसली रिहर्स करते हैं, इतना ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, तो थिएटर की जो डिसिप्लिन है वो फिल्मों में लाते हैं वो। तो बहुत ही एक गंभीर एक्सपीरियंस रहा, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम। नहीं देखिए, ऐसे ही कोई स्टार नहीं बन जाता जी जी उस लेवल का, यू नो। एंड जैसे मैंने कहा कि एंड ही ट्राइड, जो मैंने कहा जैसे कि हीरो जीरो जीरो ऑल्सो Zero. इवन फैन है, Fan, परफॉर्मेंस fans, फैन। तो कोशिश की है, बट लेकिन में प्रॉब्लम हो जाता है इकोनॉमिक्स। तो फिर लोग जो दूसरे कमर्शियल बैकर्स होते हैं वो लोग, लेकिन आई जस्ट फील कि हर चीज़ को बैलेंस करके चलें। आई थिंक इट्स वेरी गुड सिनेमा। एक थाली, जैसे मैंने कहा, एक थाली है भाई, इसमें थोड़ी दाल है, थोड़ी सब्जी है, थोड़ा ये है, थोड़ा मटन भी है, ये हम खाते हैं। तो हर यू कांट सफाइस ऑन वन डाइट, एक किस्म का सिनेमा, हर किस्म का, यू नीड अ वैरायटी। एंड उसके लिए आई थिंक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बेहतर आपको कोई जगह नहीं मिलेगी या इतनी वैरायटी मिलेगी। बिकॉज वेस्टर्न सिनेमा भी एक हद तक लिमिटेड है, यहाँ तो आपको इतनी वैरायटी मिल जाती है हिंदुस्तानी सिनेमा में। एंड हमारी फिल्म एक कोशिश है, एक अच्छी छोटी सी कहानी, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि लोग उस तरह देखेंगे। बीते एक दशक में, मतलब 10-11 सालों में मैं कहूँगी, ये ट्रेंड जैसा देखने को मिला है कि लोग दो धड़ों में बट जाते हैं। जैसे अभी छावा आई, वो अपने रिलीजियस एंगल की वजह से उसमें लोग दो धड़ों में बट गए। एनिमल आई, उसमें मैस्कुलिनिटी पर जो बात हुई थी उसकी वजह से लोग दो धड़ों में बट गए। आपकी फिल्म ना ये दोनों टॉपिक्स को टच करती है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाले एस्पेक्ट को भी, और एक मर्द कैसा होना चाहिए, मेल फीमेल रिलेशंस को भी। Yes, जी हाँ, जी, उन दोनों मसलों को टच करती है। तो आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं कैसा देखता हूँ इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, है ना। ये मैं जैसे देखता हूँ वैसी फिल्म बनाई। नहीं, क्या राय है आपकी जो दो धड़े बट जा रहे हैं ना उस पर? देखो, इन सब तरह की चीज़ों पर राय डालने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि एक फिल्म आई थी इंदू सरकार, है ना। इंदू सरकार पे मैंने ट्वीट कर दिया था, और वो ट्वीट जो है बैड टेस्ट में था कि भाई ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि भाई तुम्हारी जो विचारधारा है तुम उस हिसाब से फिल्म बनाते हो, किसी और की जो विचारधारा है वो उस हिसाब से फिल्म बनाता है, तो हम आपस में एक दूसरे पर टिप्पणी क्यों करें, है ना। जब तुम्हारी फिल्म आएगी तो वो बोलें, मतलब ख़राब चीज़ें जब उनकी फिल्म आ रही। तो इस तरीके की बातों से मैं मतलब थोड़ा बचना चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा समाज में बंटवारा है ना, वैसा ही फिल्म मेकर्स में भी बंटवारा है। फिल्म मेकर्स भी इस समाज का हिस्सा हैं। समाज में जिस किस्म के अलग अलग तरह के सोच जो हैं वो आ रहे हैं, वैसे ही हमारे भीतर भी हैं। तो हम जैसे हैं वैसे हमारी फिल्म है। और कई बार फिल्म, और खास करके एक आई सपोज स्लाइटली चैलेंजिंग या ट्रांसग्रेसिव टाइप की अगर फिल्म हो, वो कई बार एक रॉरशार्क टेस्ट बन जाता है समाज के लिए। एक इंकप्लॉट टेस्ट जो साइकाइट्री में, साइकोलॉजी में होता है ना, रॉरशार्क टेस्ट, कि आप जो उसमें देखोगे उसका वो एक आपके शायद विचार या दिमाग का एक रिफ्लेक्शन है, एक आईना है। जो तो कई बार फिल्में रॉरशार्क टेस्ट होती हैं समाज के लिए, कि क्या दिखाई देता है समाज को उसमें, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, और कैसे अलग अलग, जैसे आपने बोले कि दो फैक्शंस बढ़ जाते हैं, वैसे बंटवारा हो जाता है। तो कई फिल्में ऐसी रॉरशार्क टेस्ट टाइप की फिल्में भी होती हैं। आपका क्या राय है इस पर? नहीं, वो जो है वो है एक बहुत जिम्मेदारी होती है फिल्म मेकर पर। और ये बात मुझे मेरे फादर ने कही थी, बिकॉज मेरे फादर
बहुत कम उम्र में उनके फादर, मेरे दादाजी गुजर गए थे कुछ, वो मेरे फादर 7 साल के थे आज। उसके बाद मुंबई में आए पार्टीशन के बाद, तो सड़क पे सीधा फुटपाथ से एक नई ज़िंदगी, अच्छे घर से आते थे, तो वो एक स्ट्रगल एक अलग देखा उस बच्चे ने कि घर बार नौकर चाकर एंड सडनली कट टू सीधा फुटपाथ, और अब नई ज़िंदगी शुरू करनी है। फिल्म आ गई, वो एक ज़रूरत थी पैसों की तो कर लिया, उनको कोई शौक़ नहीं था फिल्म का, फिल्म देखी भी नहीं थी। तो उनके जो फादर फिगर उस वक्त जिनके साथ काम किया और जिनसे बहुत सपोर्ट मिला उनको, गुरुदत्त साहब, बिमल रॉय साहब, के आसिफ साहब, महबूब खान साहब, वी शांतरा, ये जो लोग थे, उनकी सोच उनके अंदर आई और वो सोच हमको दी। और एक सेंटेंस उन्होंने कहा था कि बेटा, इस मुल्क में फिल्म की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी ये है कि अगर, ख़ास तौर से हमारे मुल्क में, अगर आग लगी हो, फिल्म की जिम्मेदारी है कि आग बुझाओ, न कि आग को भड़काओ। ये एक सेंटेंस में बहुत कुछ कह दिया उन्होंने, यू नो। तो आप बात कहिए, लेकिन हर बात करने का एक वक्त होता है, यू नो। नहीं, ये तो सच है, अरे भाई तो ज़रूरी है कि अभी बोलो, बाद में बोल देना ना, अभी फ़िलहाल हालात को बैलेंस कर लो। तो ये मैंने जो सीखा और समझा, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी और बहुत गहराई में मेरी वो बात बस गई कि एक जिम्मेदारी है कि हम सच से गुरेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच बोलने का वक्त होता है ना। कि अगर मैं किसी के फ्यूनरल पे चला गया, यू नो, और मैंने कहा अरे आपका बेटा तो बड़ा चोर हरामी किस्म का आदमी था, अरे भाई नॉट द राइट थिंग, अभी वक्त नहीं है, यू नो, जब बात गुजर जाएगी फिर बोल देना आप उसको। तो एक समय होता है, और फिर अगर आप सच भी बोलें तो फिर दो तरफा सच बोलिए। आई थिंक AIDM के, यू नो, तो उसमें बहुत बड़ा एक हाथ था फिल्म का, और जहाँ ज़रूरत होती है आई थिंक उस वक्त बनाइए आप, बिल्कुल। लेकिन फिल्म का सही इस्तेमाल, हिटलर ने भी फिल्म का इस्तेमाल किया था, बहुत समझा था उसने फिल्म की स्ट्रेंथ और सिनेमा की ताकत को समझा था और उसको पूरा इस्तेमाल किया था। लेनी रिफेनस्टाल। तो जी, ये हमको समझना है कि बर्बाद भी कर सकती है फिल्म और आबाद भी कर सकती है। और वो जो लेनी रिफेनस्टाल की जो प्रोपेगेंडा फिल्में हैं, वो टेक्निक के हिसाब से काफी मानी जाती हैं। टेक्निक्स केवल टेक्निक के हिसाब से, कंटेंट तो इविल है, मानो न मानो, Yes. कंटेंट देखने में मजा आता है। नहीं, कंटेंट उसका इविल है, लेकिन जो टेक्निक है फिल्म स्टूडेंट्स उसको स्टडी करते हैं। लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि फिल्म या कलाकार एक प्रकार का डायग्नोस्टिशियन है, समाज के बीमारियों को डायग्नोज करता है एक कलाकार या फिल्म। और कलाकार का फर्ज है उन चीज़ों को गौर से देखना जो वैज्ञानिक भी नहीं समझ सकता है। मतलब जो वैज्ञानिक हमें बता सकता है ज़िंदगी के बारे में, कि या गणितकार बता सकता है कि A+B² = A² + B² + 2AB, लेकिन ज़िंदगी की कई सारी मिस्ट्रीज भी हैं जो हमारे दिमाग और दिल में कई बार चलती हैं और हमें परेशान करती हैं। तो मेरे ज़िंदगी में कला एक ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल फंक्शन प्ले करती है, क्योंकि कई बार मेरी ज़िंदगी में ऐसे हुआ है, यू नो, हम बात कर रहे थे अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट गॉड, दैट अगर मेरे पास ऊपर वाले के लिए कोई सवाल है, कई बार एक बहुत ही कमाल का चाहे प्ले या फिल्म या किताब हो, उससे मुझे कई बार आंसर्स मिल जाते हैं। yes. तो एक बहुत ही, जैसे आपने कहा, ये सबका फ़र्ज़ है, क्योंकि हम कलाकार हैं तो हमारा एक फ़र्ज़ है हमारे काम के साथ और हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को लेकर के। यस, करेक्ट। तो ये रिफ्लेक्ट होता है जब आप फिल्म चुनते हैं उसमें भी, और मतलब बहुत कॉन्शियसली कॉल लेते हैं आप? नहीं, फिल्म मुझे चुनती है, फिल्म मुझे चुनती है। करेक्ट। देखिए, एक पॉइंट पे बताओ, ये कोई लोग बोलते हैं ना, जैसे मैं अपनी भी बात करता हूँ, हमारे पास इतनी चॉइस नहीं होती है, हम उतना ही काम कर सकते हैं जितना हमारे पास आता है। अब मैं बोलूँ मुझे ये नहीं करना तो मैं बैठा रहूँगा 2 साल 3 साल, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, अच्छी फिल्में कर लेते हैं, आई एम नॉट लाइक फैंटास्टिक वाओ, बट आई गॉट टू सर्वाइव। हाँ, जब आप उस लेवल पे आ जाते हैं, आप इतने बड़े स्टार हैं कि आपके पास 10 स्क्रिप्ट पड़ी हैं, Exactly. आपने बोला मैं 2 ही कर सकता हूँ, मैं ये 2 करूँगा, वो चॉइस आप कर सकते हैं। मेरे पास अगर 2 ही फिल्म आ रही है साल में, तो मैं कितना चॉइस करूँगा, यू नो। सो जिम्मेदारी एक हद तक, यस, हाँ, ज़रा ज़्यादा मुझे लगेगा कि कुछ एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव कुछ अलग ही हो रहा है, वो मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना भाई। वो एग्जैक्टली, वो वहाँ पे चॉइस हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। या ये ना, आपने जो सवाल किया, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे
जब से OTT आया है, मतलब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं ना जिनमें मुझे लगता है कि आप कितना कमाल करते, चाहे वो फैमिली मैन हो, स्पेशल ऑप्स हो, ऐसी बहुत सारी सीरीज है जिसमें मुझे लगता है कि आप ये किरदार तो जावेद जी भी कर सकते थे, उन पे कितना बढ़िया लगता। जी क्या वजह रही, मतलब आप कमाल के एक्टर हैं, कमाल के डांसर हैं, इतनी बढ़िया मिमिक्री करते हैं, फिर क्या वजह रही कि जो आप कह रहे हैं कि आपके पास वो चॉइस नहीं है चुनने वाली? देखिए नहीं, ये अपनी बात नहीं कर रहे थे, इनके पास तो वक्त ही नहीं है डेट लेने के लिए, हमको कितना मुश्किल। नहीं अब ये पिछले 1-2 सालों में ऊपर वाले का करम रहा है और एक रहमत है, शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जैसा भी एक इमेज लोग बना लेते हैं कि नहीं ये तो कॉमेडी करते हैं। कई साल तक तो मेरे डांस का इमेज था, मतलब वो इमेज से बाहर निकलने के लिए बड़ी मुश्किल हो गई मुझे भी शुरुआत में जब आया था। और डांसर मतलब अगर मैं किसी फिल्म में रोल प्ले कर रहा हूँ और मेरे बेडरूम बताएंगे तो अरे माइकल जैक्सन का पोस्टर होना चाहिए, मतलब तो हुआ है मेरे साथ। तो मैंने बोला भाई अब ये, फिर वो टेलीविजन के थ्रू तो कॉमेडी में आ गए, फिर लोगों ने कॉमेडी करते हैं। कुछ फिल्में आई बीच में, शौर्य आई, फायर आई, जिसमें 100 सीरियस फायर वाज वेरी इंटरेस्टिंग Yes. रोल, सीरियस रोल, डिफरेंट रोल, तो अब मौका मिल रहा है कि इस साल मुझे कुछ 5-6 प्रोजेक्ट मिल गए जो बिल्कुल कॉमेडी से अलग है, चाहे वो ताज़ा खबर है, मोहरे, इवन मैजिक ऑफ शीरी, उप सब क्या, अब ये फिल्म, तो मैं इतना वेरिएशन मुझे मेरी लाइफ में 40 साल के करियर में 1 साल में इतना वेरिएशन नहीं मिला है। तो थैंकफुल। और जैसे इन्होंने मुझे देखा वो इमेज तोड़ के कि नहीं ये जावेद कर सकते, तो भाई मैं ऑलवेज डायरेक्टर और का शुक्रगुजार होता हूँ कि आपने मुझे उस नज़र से तो देखा कि एक इमेज में बांध के नहीं रखा मुझे। तो वो एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी एक नेमत होती है कि भाई मुझे देखा तो उसे मैं और भी कुछ कर सकता हूँ आपने एक इमेज में। तो आई थिंक इवन इन हिज केस ही इज कमिंग अप इंशाल्लाह, ही विल गो अहेड। इसको मौका मिला, अच्छी फिल्में मैंने देखी रिसेंटली, कोर्ट आई थी फिल्म देखी, एंड अब ये फिल्म में भी एक कैरेक्टर में जाके निभाना, देखिए आई अंडरस्टैंड, और ये बात बेस्ट शाहरुख टोल्ड मी, हाँ, हिंदुस्तान में ना स्टार एक अलग चीज होती है और एक्टर एक अलग चीज होता है, और एक स्टार एक्टर होता है विच इज अगेन शाहरुख हैं, बच्चन साहब, आमिर, तो दिया, बट ही सेड जावेद स्टार बनने के लिए ना एक कोई स्टाइल चाहिए। शाहरुख ने बोला वो बहुत सही बैंग ऑन था, बिकॉज आप ले लीजिए सारे स्टार्स, जब तक आप एक मूवमेंट में दुनिया को समझा ना सकें कि मैं किसकी इमिटेशन कर रहा हूँ, यू नॉट अ स्टार। अब मैंने ये कर दिया, अरे राजेश देवानंद, हाँ शत्रुघ्न सिन्हा, दैट इज एग्जैक्टली छोटे से इशारे से, हाँ, अमिताभ। सो ये विच ही अंडरस्टूड, एंड आप देखिएगा ये जो 90s के बाद ही इज द ओनली वन हु हैज मेड अ वेरी स्पेसिफिक स्टाइल बात करने का अंदाज, ही इज मेड इट। तो इट्स नॉट दैट कि ही कांट डू समथिंग एल्स, बट एक वो स्टाइल बनाया कि भाई ये मैं हूँ एज अ स्टार, हाँ जिस फिल्म में ज़रूरत नहीं है उसकी वो नहीं करेंगे, सो आई थिंक दैट इज वेरी, वो एक बहुत अलग कला होती है कि आप एक्टर और स्टार को बैलेंस करना चाहिए। हाँ यार, और वो इतने बहुत बड़ी अच्छी और इतने जेनरस इंसान भी हैं, और इतने आई थिंक इतने कमाल के एक्टर हैं वो, जब वो एक चैलेंजिंग रोल करते हैं तो हम सबको हम सब इतना खुश हो जाते हैं कि एक अलग रूप में उनको देखने को मिलता है। वो इतने खूबसूरत एक्टर और इतने खूबसूरत व्यक्ति इंसान है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, मैं ये इंटरव्यू बिना धमाल पे बात किए खत्म कर ही नहीं सकती। मुझे लगता है आपका जो किरदार है ना, मतलब मैंने जब रितेश का इंटरव्यू किया था तो उनका ये कहना था कि वो जो लाश का ढाबा वाला सीन है ना, वो कंप्लीट इम्प्रोवाइजेशन है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपके किरदार पे ना एक अलग फिल्म बन सकती है, एक स्पिन ऑफ बन सकता है उस पे। नहीं, मैं 2 साल से पीछे पड़ा हूँ इंदर कुमार साहब के जो डायरेक्टर हैं। मैंने कहा आदि मानव पे आप कुछ नहीं तो OTT सीरीज बना दो, क्योंकि फिर उनकी सोच ये थी यार वो डाइल्यूट हो जाएगा, फिल्म बनाएंगे तो उसका। मैं बोला सर सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, हॉलीवुड ने इस बात को समझा। आप देखिए एवेंजर्स, हर एक कैरेक्टर की अलग कहानी बना दी उन्होंने। अब वो क्या आया था आपका ब्रेकिंग बैड, उसके एक लॉयर की पूरी कहानी बना दी आपने, लोकी की पूरी कहानी बना दी आपने। तो वही डाइल्यूट नहीं होता है, वो पूरा निचोड़ते हैं। मैंने कहा भाई आपके पास तो ये कमाल के कैरेक्टर हैं, आप इन पे बनाइए एक सीरीज। तो अब शायद वो कुछ समझ में आया उनको। तो बनाने वाले हैं कुछ सोच
सोचा है, देखिए होपफुली आई Oh my God, I would love to see the spin-off. मतलब मुझे बहुत मज़ा आएगा वो देखते हुए. Thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए. मुझे बहुत मज़ा आया बहुत मज़ा आया आपके साथ और बात जल्द वापस मिलेंगे और hopefully. लंबी बातचीत करेंगे. थैंक थैंक यू सो मच। आप भी फिल्म का ट्रेलर देखिए, फिल्म देखने जाइएगा, 14 तारीख को रिलीज हो रही है और बताइएगा कैसी लगी. ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा. खुश रहिए, स्वस्थ बहुत रहिए. अच्छा लगा. सीरियसली. हाँ, और एक बात मैं ऑडियंस से कह, आप प्लीज़ देखिए, ये सब लोग कहते हैं लेकिन ये मैं दिल से कह रहा हूँ, ज़रूरी है ऐसी फिल्मों को सिनेमा में देखना, क्योंकि ऐसी फिल्मों का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है. और ये ज़िंदा जब रहती हैं जब सिनेमा में लोग देखेंगे और ये टिकट्स में ट्रांसलेट होते हैं, ताकि और प्रोड्यूसर भी सोचें कि हम ऐसी फिल्मों में पैसे लगाएं कि बेसिक रिकवरी हो जाए. हम नहीं कहते कि करोड़ों कमाना है, लेकिन एक जो जितना खर्च हुआ है उतना आ जाए और एक अच्छी फिल्म अच्छे मैसेज के साथ लोगों तक पहुंचे और एक समाज में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें. ये जिम्मेदारी आप भी लीजिए एज एन ऑडियंस. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा. शुक्रिया. थैंक यू.